नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। चार बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली एनसीआर के दो बड़े एक्सप्रेसवे को सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें यहां के लोगों को जाम से जो जूझना अभी तक पड़ता था उससे उन्हें निजात मिल जाएगी। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा की, जो आज बिहार में निकाली जाएगी। इस यात्रा में राहुल के साथ तेजस्वी भी शामिल होंगे। वहीं वोट चोरी के आरोपों को लेकर आज चुनाव आयोग जवाब देगा। आखिर में बात करेंगे किश्तवाड़ की, जहां अभी भी तबाही के मंजर के बीच उम्मीद की जो तलाश है वो की जा रही है। तो ये चार बड़ी खबरें हैं जिन पर आज पूरे दिन नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 11,000 करोड़ के दो एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 40 मिनट में 2 घंटे का जो सफर है वो पूरा होगा। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर को अब जाम से जो है वो मुक्ति मिल जाएगी। पीएम मोदी इसके अलावा एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल है। इसका मकसद दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम कम करना और कनेक्टिविटी बेहतर बनाना है। तो 2 एक्सप्रेसवे की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे दिल्ली एनसीआर को। पीएम का ये सौगात है। सुबह 11 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 2 एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। तो अब आपको थोड़ा इसकी खासियत बता देते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर से ज्यादा है, 10.1 किलोमीटर है। इसको बनाने में जो पूरी लागत आई है वो 5,360 करोड़ रुपए है। खासियत यह है कि ये यशोभूमि मेट्रो ब्लू और ऑरेंज लाइन आने वाला ब्रिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इसकी होगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि हमारे साथ लाइव जोड़ी हैं। दृष्टि गुप्ता, ये जो 2 एक्सप्रेसवे है इनकी खासियत क्या है और जाम से लोगों को निजात कैसे मिलेगी और किन लोगों को निजात मिलेगी? दिल्ली एनसीआर में तो अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, तो किन राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनको जाम से निजात मिलने वाली और दिल्ली वालों को कैसे मिलेगी, जरा उसके बारे में तफसील से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री मोदी जो 11,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन करेंगे, इससे दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, समय कम लगेगा उनका। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज रोहिणी में 12:30 बजे का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, और ऐसे में ये जो परियोजना है इसका नाम है एक तो दिल्ली सेक्शन का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड। और ये दो परियोजनाएं हैं। उसमें दिल्ली का जो सेक्शन है वो 10.1 किलोमीटर लंबा है और इसे लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये जो एक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर लगातार गाड़ियों की स्पीड भी दौड़ेगी। आशीष, मैं आपको बता दूं, समय भी कम लगेगा और रास्ते में जो भी लोगों को परेशानियां होती थी जाने आने के लिए, जाम से निजात मिलेगी, ट्रैफिक कम मिलेगा, क्योंकि लंबी हाईवे परियोजना है और बहुत समय से लंबित थी। मैं आपको बता दूं कि ये हिस्सा जो है वो यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन और आने वाले बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो की जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को है वो चीज़ ये प्रदान करेगा। और इसे 2 पैकेजों में विभाजित किया गया है। पहला पैकेज जो है 1.9 किलोमीटर लंबा है और जो शिव मोती इंटरनेशनल द्वारका सेक्टर 21 के अंडर ब्रिज तक जाता है, और साथ ही दूसरा पैकेज जो है वो 4.2 किलोमीटर का है, जो कि द्वारका सेक्टर 21 आरयूबी से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक फैला हुआ है। तो देखिए, दिल्ली से हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ और द्वारका, यही 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं दिल्ली से निकलने के। अगर आप गुड़गांव जाते हैं, अगर आप हरियाणा जाते हैं, तो ये अगर राष्ट्रीय राजमार्ग का आज उद्घाटन हो जाएगा तो इससे लोगों का समय तो बचेगा ही और साथ ही कनेक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। जी दृष्टि, सवाल अभी भी वही है कि किन लोगों को फायदा मिलेगा। मान लीजिए कि हरियाणा की यहां पर बात हो रही है, हरियाणा के किस जिले से अगर लोग आ रहे हैं तो उन्हें फायदा मिलेगा। और सवाल अभी भी वही है कि जो दिल्ली के इनर सर्कल की जो बात हो रही है, मुखर्जी नगर से धौला कुआं तक का जो रास्ता बनाया गया है, क्या उसमें किस तरह की कनेक्टिविटी दी गई है? क्या वो रोहिणी होता हुआ जाएगा, वो आजादपुर मार्केट होता हुआ जाएगा? किस तरह से लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि 2 घंटे का सफर अगर 40 मिनट का हो रहा है तो लोगों को जानना और समझना भी बेहद जरूरी है कि कैसे उनका समय बचेगा।
देखिए, ये जो प्रधानमंत्री की अर्बन एक्सटेंशन रोड है, मैं आपको बता दूं कि जो परियोजना है वो अलीपुर से दिघांव कला तक के हिस्से का भी वो लोग उद्घाटन करेंगे आज, और इसमें बहादुरगढ़ और सोनीपुर तक एक नई सड़क का लिंक शामिल है। और लगभग 5,580 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये परियोजना है, जो कि दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड यानी कि मुकरबा चौक, धौला कुआं, NH9 जैसे भीड़-भाड़ वाले जितने भी मार्ग और ट्रैफिक हैं, वहां से लोगों को जाने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा बहादुरगढ़, सोनीपत के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी रहेगी, और साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों तक भी आसान इनकी पहुंच हो जाएगी, और शहर के अंदर का ट्रैफिक जो है वो घटेगा। और NCR में जो माल ढुलाई होती थी, जो लोग हरियाणा से, सोनीपत से दिल्ली आते थे, नोएडा आते थे, गुड़गांव आते थे, उनके लिए भी सीधा रास्ता बन जाएगा, जिससे कि जो अंदर का ऑफिशियल जो ट्रैफिक होता है वो खत्म हो जाएगा। जी। तो इस तरीके से ये जो परियोजना है ये काफी अच्छी रहेगी, और दिल्ली के अंदर, क्योंकि जब बाहर के लोग अंदर जाएंगे तो ऐसे में फिर माल ढुलाई के लिए जो जाम लगाते थे सड़कों पे वो खत्म हो जाएगा, और अंदर के लोगों को पूरी राहत मिलेगी। दृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास दोबारा भी आएंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को समझा दें कि इससे लाभ कैसे मिलेगा। इससे लाभ इस तरीके से मिलेगा कि अगर आपको मुखर्जी नगर से अगर आपको जाना है धौला कुआं, तो पहले क्या होता था कि पहले आजादपुर मार्केट होते हुए सीधे वहां पर पहुंचते थे लोग, मोतीबाग से धौला कुआं जाते थे, लेकिन अब आउटर सर्कल से जाएंगे। खास बात क्या है वो बताते हैं। इसकी लंबाई 10.1 किलोमीटर है, यानी 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। लागत इसको बनाने में 5,360 करोड़ आई है। यशोभूमि मेट्रो ब्लू और ऑरेंज लाइन इसमें शामिल की जाएगी। 10.1 किलोमीटर का लंबा ये जो है वो पूरा प्रोजेक्ट है, जिसको बनाने में 5,360 करोड़ की लागत जो है वो आई है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे, खासकर अगर आप द्वारका के हिस्से को देखेंगे तो यहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। नारायणा की बात कर लें, धौला कुआं की बात कर लें, वहां पर एक साथ जो ट्रैफिक आता है वो मर्ज हो जाता है। यानी अगर आप द्वारका से दिल्ली की तरफ आते हैं, आप पालम से दिल्ली की तरफ आते हैं, तो इनमें आपको राहत मिलेगी। तो सबसे अहम ये समझना और जानना बेहद जरूरी है कि जो अभी तक आपको जाम मिलता था धौला कुआं तक जाने के लिए, उस जाम से आपको निजात मिलेगी। आप हरियाणा से आ रहे हैं, वहां से भी आपको जाम मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जाम लगता था अगर हम बात करें तो वो धौला कुआं में ही लगता था। और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो राहत मिलने वाली है। जो तस्वीरें हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 11,000 करोड़ की जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, उससे कितना ज्यादा फायदा जो है आने वाले समय में लोगों को होने वाला है। तो दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक कम होगा। तो लागत लगभग 5,360 करोड़ की है। तो लागत 5,360 करोड़ की है। यशोभूमि मेट्रो ब्लू और ऑरेंज लाइन जो है, तो दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक कम होगा। मुखर्जी नगर चौक, धौला कुआं और NH9 जैसे व्यस्त हिस्सों पर भी जो भीड़ है वो कम है। तो अलीपुर से दिचाऊ कला तक का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। और दिल्ली की इनर और आउटर, मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि इनर लोग दिल्ली के जब अंदर से जाने की कोशिश करते हैं धौला कुआं तक, तो वहां पर ट्रैफिक ज्यादा मिलता है। तो अलीपुर से दिचाऊ कला तक का है। इसके अलावा 5,580 करोड़ की लागत है। बहादुरगढ़ और सोनीपत से जो नई कनेक्टिविटी जो है वो होगी, और दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जो है वो कम हो। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में आज से वोटर अधिकार यात्रा जो है वो राहुल गांधी निकालेंगे। ये सासाराम से शुरू होगी। तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में SIR प्रक्रिया और वोट चोरी के विरोध में आज से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा में RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत ND ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे। ये यात्रा 16 दिन में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा ND ब्लॉक के अन्य नेता भी जो हैं वो शामिल होंगे।
तो वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस ने पहले ही ये तय कर दिया था कि वो वोटर अधिकार यात्रा जो है वो निकालेंगे, लेकिन 16 दिन की ये यात्रा है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि कहां से गुजरेगी। सबसे पहले सासाराम से शुरुआत होगी, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, शेखपुरा, वजीरगंज, कुटुंबा, सासाराम, पटना, आरा और छपरा। ये पूरी यात्रा जो है उसका समापन पटना में होगा। पटना बिहार की राजधानी, और वहां पर उस दिन एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया जाएगा। विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव हो, ये सारे उस मंच पर उस दिन नजर आएंगे। यानी इसका जो समापन कार्यक्रम होगा वो 16 दिन का होगा। आप देखिए ये किससे, सासाराम से होता हुआ कुटुंबा, वजीरगंज, शेखपुरा, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, छपरा, आरा और उसके बाद पटना। तो 16 दिन यहां से ये यात्रा जो है गुजरेगी। इस यात्रा की खास बात यह है कि ये हाइब्रिड मैनर में होगी। अब हाइब्रिड मैनर क्या होता है इसको समझने की आपको जरूरत है। हाइब्रिड मैनर यह होता है कि यात्रा दो तरीके से चलेगी। पहला, पैदल भी चलेगी और दूसरा वाहन के जरिए भी। चूंकि 16 दिन में जो यात्रा को कवर करना है, तकरीबन 1300 किलोमीटर का ये पूरी जो कवरेज है वो करनी है, इसलिए इसे हाइब्रिड मैनर में रखा गया है ताकि सासाराम, कुटुंबा, वजीरगंज, शेखपुरा, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, छपरा, आरा और पटना होते हुए ये यात्रा ठीक अपने समय पर यानी 16 दिनों के बाद ये पटना पहुंच जाए। और उस दिन एक बड़ी रैली का जो आयोजन है वो किया गया है। तो अब आपको एक बार बता दें कि कहां है। तो 18 अगस्त को सबसे पहले जो है वो आज से शुरू होगी। 18 अगस्त के बाद का क्या कार्यक्रम है, 24 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, वो सारी जो कार्यक्रम है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो कांग्रेस की वोट अधिकार जो यात्रा है उसके बारे में आपको डिटेल बता रहे हैं। सासाराम रोहतास 18 अगस्त, देवरोड, अंबा, कुटुंबा ये 18 अगस्त को जाएगा। 19 अगस्त को हनुमान मंदिर पुनामा वजीरगंज, 21 अगस्त को तीन मोहनी दुर्गा मंदिर शेखपुरा, 22 अगस्त को चंद्र बाग चौक मुंगेर, 23 अगस्त कुर्सेला चौक बरारी, 24 अगस्त खुर्शकी बाग कटिहार से पूर्णिया, 26 अगस्त हुसैन चौक, 27 अगस्त गंगवार महावीर स्थान दरभंगा, 28 अगस्त रीगा रोड सीतामढ़ी, 29 अगस्त हरिहर वाटिका गांधी चौक बेतिया, 30 अगस्त एकमा चौक विधानसभा छपरा, 1 सितंबर पटना में विशाल रैली। तो वहीं राहुल तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं और इस बार भी या तो जाकर के माफी मांगेंगे। अभी देखिए इन्होंने कहा, कर्नाटक का उदाहरण दिया, ब्लैक बोर्ड पर टीचर की तरह पढ़ा रहे थे, शौक मिटा रहे। फोटो भेजे। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने राहुल जी आपसे कहा है हल्फनामा देने के लिए, एफिडेविट देने के लिए, तो कानून से चलेंगे या देश के अंदर में अराजकता फैलाएंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जोड़ी हैं। दृष्टि, सबसे पहले तो ये क्लियर करिए कि ये कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा है या एनडी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा है? देखिए, ये इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा है और इसमें कांग्रेस के राहुल गांधी और साथ ही तेजस्वी यादव ये दोनों होंगे। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के सभी नेता इसमें शामिल होंगे आज, और ये तकरीबन 11:30 बजे से शुरू होगी। और हम लोग इस समय सासाराम में खड़े हैं। देखिए, ये पूरी यात्रा जो है, मैं आपको बता दूं कि 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर की यात्रा है, हाइब्रिड में होगी। कभी पैदल चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बीच बीच में जनसभाएं होंगी राहुल गांधी की, गाड़ियां भी साथ में रहेंगी। और कुल मिलाकर के ये यात्रा जो है वो 3 फेज में होगी। पहला फेज जो 17 अगस्त को है सासाराम रोहतास में, दूसरा कुटुंबा में, और 19 अगस्त को हनुमान मंदिर वजीरगंज में। उसके बाद 20 अगस्त को ये यात्रा नहीं होगी, उस दिन रेस्ट रहेगा। और फिर 21 से लेकर के 24 अगस्त तक ये यात्रा रहेगी
शेखपुरा से लेके पूर्णिया तक, और फिर बीच में 25 तारीख को रेस्ट रहेगा, और फिर 26 अगस्त से सुपौल से यात्रा शुरू होगी, और फिर 30 अगस्त यानी कि छपरा तक रहेगी, और फिर 31 तारीख को रेस्ट रहेगा, और 1 सितंबर को गांधी मैदान पटना पे ये यात्रा खत्म हो जाएगी। देखिए, अब आपको मैं बताऊं आशीष कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सासाराम से ही राहुल गांधी ने ये यात्रा क्यों शुरू की, क्योंकि 2024 में ये क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का बहुत अच्छा गढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन का अच्छा गढ़ रहा है, यहाँ से बहुत अच्छे वोट उनको मिले हैं। तो जिस तरीके से ये कहा जाए कि 40 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर कांग्रेस अपने वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की यात्रा कर रही है, और वोट चोर गद्दी छोड़ इसका नाम है, और वोटर अधिकार यात्रा यानी कि एक इंसान एक वोट और एक नागरिक, ये इसका पूरा मादा दिया गया। उन्होंने कहा है कि एसआईआर पर जो इंटेंसिव रिवीजन है उसमें कई लोगों का जो वोट है वो छीना जा रहा है, तो ये उनके अधिकार की यात्रा है कि उनका जो वोट चोरी ना हो और वो वोट दे पाएं, जिससे कि और भी सरकारी स्कीम के तहत उनको फायदे मिलते रहें। इसीलिए इस यात्रा के तहत मतदाता को जागरूक करने के लिए राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के कई नेता यहाँ पर रैली कर रहे हैं और लगातार वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए दृष्टि, आप बार बार ये कह रही हैं कि एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो इस रैली में शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं क्या, ममता बनर्जी भी आ रही हैं क्या, मतलब किस तरह के नेता, किस कद के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, फिलहाल अभी जानकारी यही दी गई है कि इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो रहेंगे ही, जिनका बिहार से कनेक्शन है, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी हैं लोकसभा की, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, और तेजस्वी यादव चूंकि बिहार से है तो वो इस यात्रा में साथ में रहेंगे। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि अन्य नेता भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का आपने अभी नाम लिया, क्योंकि बिहार का उनका बैकग्राउंड नहीं है तो वो शायद इसमें शामिल ना हो, लेकिन उनके सरीके जो भी नीचे के नेता है वो सभी, जैसे तृणमूल कांग्रेस के हैं, डेरेक ओब्रायन है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कई सारे दृष्टि, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का नाम इसलिए लिया क्योंकि बिहार की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से भी सटती है, वो पश्चिम बंगाल से भी सटती है। उत्तर प्रदेश में तेजस्वी अखिलेश यादव सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में है। सवाल इसीलिए था। बहरहाल, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। दृष्टि गुप्ता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग जो है वो जवाब दे सकता है। एसआईआर को लेकर लगे आरोपों पर आयोग जवाब दे सकता है। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो देश में सियासी माहौल गर्मा गया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि आयोग राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब दे सकता है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देश में सियासी पारा हाई है, जहां एक और बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कई सारे सवाल आयोग के ऊपर खड़े हुए हैं, जिन सवालों के जवाब जो है वो आयोग को देने हैं। तो चुनाव आयोग आज दोपहर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, दोपहर 3 बजे। ठीक उसी तकरीबन जो कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा है वो भी शुरू होगी। तो बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ सासाराम से कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा का निकलना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आयुषी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आयुषी, बेहद दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस का वोट अधिकार यात्रा आज बिहार में निकल रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इन विवादों के बीच में, एसआईआर के। जी बिल्कुल आशीष, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव आयोग आज लगभग 3 बजे करने जा रहा है, और 17 अगस्त वो तारीख है जब वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और महागठबंधन जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में निकालने जा रही है। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे वोट चोरी के आरोपों के बीच जो है जवाब देने का ऐलान किया है। यूं कह ले कि वोट चोरी के जितने भी तरह के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो एसआईआर की वजह से बिहार में हो, जो
वोटिंग लिस्ट का वापस से रिवीजन किया गया है, या फिर दूसरे राज्यों में जो बड़े बड़े सवाल जो है, आरोप जो है राहुल गांधी उठा रहे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर इलेक्शन कमीशन जो है आज अपना जवाब जो है वो देना चाहती है, क्योंकि ये एक लंबा वक्त खिंच चुका आशीष की लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं और एसआईआर का मुद्दा और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में निर्वाचन आयोग ने ये तय किया है कि वो आज 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। किश्तवाड़ में मलबे के बीच जिंदगी की तलाश जारी है। अब तक 57 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो अब तक 57 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो लापता हैं। अभी भी जिंदगी को खोजने की, जिंदगी को बचाने की, जिंदगी को तलाशने की, लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश है वो जारी है। बड़े बड़े मलबों को तोड़कर, चट्टानों को तोड़कर एक बार फिर से रास्ते को तैयार करने की कोशिश जारी है। तो किश्तवाड़ में उम्मीद की तलाश अब भी ज्यादा है, लेकिन 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सेना, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। तो किश्तवाड़ में अब तक 57 लोगों की मौत हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू में जुटी हुई है। किश्तवाड़ में अब तक 57 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू में जुटी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कठुआ में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। कठुआ में 3 जगह पर बादल फटा है। जंगलौट, लखनपुर और घाटी में बादल फटा है। बादल फटने से 4 की मौत हुई है, 6 लोग घायल हैं। कठुआ में बादल फटने से गांव से संपर्क टूटा है। मौके पर राहत और बचाव काम जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। तो कठुआ में बादल फटने से गांव से संपर्क टूटा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ और सेना के जो जवान हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, 2 खबरों पर आपसे जानकारी चाहिए होगी। पहला, किश्तवाड़ में जिंदगी को बचाने की जंग जो है वो अभी भी जारी है, और दूसरा ये जो कठुआ में बादल फटा है जिससे तबाही मची है। इन दोनों खबरों पर विस्तार से जानकारी दीजिए और दर्शकों को बताइए कि अभी तक क्या कुछ हुआ है। रमन, तो कठुआ में 3 जगह पर बादल फटा है, और बादल जो फटा है वो जंगलौट, बादल फटने से 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है, 6 लोग घायल हैं। तो कठुआ में बादल फटने से बड़ी तबाही जो है वो मची हुई है। तो कठुआ में 3 जगह से बादल जो है वो फटा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो जंगलौट, लखनपुर और घाटी में बादल फटा है, और बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। रमन, आपसे एक सवाल था, किश्तवाड़ और कठुआ इन दोनों जगहों पर जो हालात हैं उनके बारे में जरा विस्तार से बताइए। किश्तवाड़ में एक तरफ हम देख रहे हैं जिंदगी को बचाने की जो जंग है वो अभी भी जारी है, चीजों को पटरी लाने पर जो कोशिशें हैं वो अभी भी जारी हैं, तो दूसरी तरफ कठुआ में भी बादल फटा है। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर या फिर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है।
जिस तरीके से हमने देखा कि 3 दिन पहले जो किश्तवाड़ में बादल फटा, वहां पर तबाही का मंजर जो देखने को मिला और लगातार वहां पर हर दिन जो है वो शव निकलने का काम जारी है। अब तक कुल मिलाकर 57 डेड बॉडीज जो हैं वो मलबे से निकाली जा चुकी हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और करीबन करीबन 70 से 73 लोग जो हैं वो अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। यानी कि अगर वो लोग भी मलबे में दबे हैं तो ये आंकड़ा जो है वो 100 के पार जा सकता है। इस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आज चौथे दिन भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। 28 मशीनरीज जो है वहां पर लगी हुई हैं, 400 से ज्यादा जवान, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के जवान जो है उनको लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है वो पूरा किया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कठुआ का जो घाटी का इलाका पड़ता है, घाटी के ऊपर एक डाक इलाका है जहां पर आज सुबह करीबन 4 बजे के आसपास में बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई है और बहुत तेज वेग में पानी जो है वो पहाड़ों से नीचे की तरफ जब आ रहा था तो वैसे में कई कच्चे घर जो है उसकी चपेट में आ गए और वो जमींदोज हो गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उस इलाके के सांसद हैं, किश्तवाड़ के भी सांसद जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और कठुआ का जो इलाका पड़ता है वो भी उनके संसदीय क्षेत्र में ही पड़ता है। उन्होंने वहां के डीसी से बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है और जो ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट है, यानी कि वहां पर जो रेस्क्यू टीम है उसकी डिप्लॉयमेंट का काम जो है वो बहुत तेजी से ही सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया गया है। अभी भी वहां पर देखेंगे तो जो रेलवे ट्रैक है जो जम्मू को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है वो डैमेज हुआ है। वहां पर रेल यातायात जो है वो स्लो हो गया है। दूसरी तरफ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे भी कई जगह से डैमेज हुआ है। नदी नाले जितने भी हैं वो पूरी तरीके से उफान पर आ चुके हैं और लगातार जो है वो अब बचाव काम जो है वो शुरू किया गया है। निश्चित रूप में अगर आप देखेंगे तो पिछले करीबन 1 सप्ताह से जिस तरीके से कहर जी। जम्मू कश्मीर की धरती पर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर इस मौसम के चलते, वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रहा है। आज भी अगर आप सुबह से देखेंगे तो बारिश का दौर जो है वो चल रहा था और आने वाले अभी 2-3 दिनों तक इसी तरीके से कमावेश बारिश जारी रहेगा। जो जानकारी निकल कर आ रही है मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, उनका ये कहना है कि देखिए अगस्त का महीना जो है वो पूरा का पूरा मानसून की चपेट जी। में रहेगा। रुक जी। रुक कर इस तरीके की बारिश का जी। दौर जो है वो चलता रहेगा। जी। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो बहुत शुक्रिया रमन, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।